हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पृथ्वी सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम भाई, आपको पता ही है कि मल्टी आगे वर्ड लगा हुआ है नोमियल थ्योरम के आगे, ठीक है ना। तो मल्टी का मतलब होता है अगर आपके पास मल्टीपल टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है ना, मल्टीपल टर्म्स दे रखी हैं और उसकी पावर n है, तो उसका एक्सपेंशन हम कैसे ओपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, बाई का मतलब होता है दो, और दो टर्म्स की पावर अगर हमें n दे रखी है तो उसका एक्सपेंशन जो खोलने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। तो उसी टाइप से यहाँ पर कुछ मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सपोज करो हमारे पास लेट n टर्म्स हैं, ठीक है ना। लेट x1 x2 एंड x3 n टर्म्स ना लेके हम k टर्म्स ले लेते हैं, क्योंकि पावर हमें n लेनी पड़ेगी। तो x1 x2 x3 एंड अप टू xk ये टर्म्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने रैंडमली ले लिया, क्योंकि रियल नंबर भी ले सकते थे बट ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। तो अगर मुझे इस फॉर्म में कुछ इस तरीके से दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड प्लस सो ऑन xk, और इसकी पावर दे रखी है आपको n, तो इसका मुझे एक्सपेंशन खोलना है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम में खोलते हैं उस तरीके से तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं समेशन ऑफ दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय में जो आने वाला है वो यहाँ पर पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि जो x1 है, सपोज करो x1 है उसकी पावर है अल्फा 1, इसी टाइप से यहाँ पर x2 है उसकी पावर है अल्फा 2, इसी टाइप से x3 है यहाँ पर पावर ले लेते हैं अल्फा 3 एंड इनटू में सो ऑन, इसी तरीके से यहाँ पर xk है और उसकी पावर ले लेते हैं xk, सॉरी अल्फा k, ठीक है ना। तो ये जो पावर्स हैं दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k, ये पावर्स n फैक्टोरियल के अपॉन में विद फैक्टोरियल साइन लगा देंगे, दैट इज अल्फा 1 फैक्टोरियल, इसी टाइप से यहाँ पर अल्फा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर अल्फा 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अल्फा के फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है भाई मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, किस तरीके से एक्सपेंशन हम यहाँ पर खोलते हैं। तो ये एक जर्नल फॉर्म है, ये इसका तरीका भी मैं बताऊंगा कि ये आया कैसे है, ठीक है ना। ये बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से ही आया है। तो देख लो पहले यहाँ पर जो अल्फा 1 अल्फा 2 है, यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड प्लस सो ऑन, यहाँ पर अल्फा के जो है उनका सम कितना होना चाहिए, एन के इक्वल होना चाहिए। जो पावर दे रखा है, ये पावर एन दे रखा है, उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के जो है वो बिलोंग करेगा होल नंबर्स, या आप यहाँ पर बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, होल नंबर्स को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर जो n है दैट इज n, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पर देखो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है, दैट इज x1 x2 x3, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। दो तो टर्म्स तो नहीं है, दो से ज्यादा ही टर्म्स है, ऑब्वियस सी बात है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, क्योंकि के यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, और 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और उसकी पावर है n। n का मतलब यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है, मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि n इज द नेचुरल नंबर। तो n यहाँ पर 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सपेंशन हम ओपन करते हैं वो कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं, दैट इज समेशन लगा देते हैं आगे n फैक्टोरियल। इसमें एनसीआर एनसी मतलब एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, बट इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जितने भी टर्म्स हैं x1 की पावर अल्फा 1 x2 की पावर अल्फा 2 इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारे पास पावर्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो रैंडमली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट सम इसका क्या होना चाहिए,
जो भी पावर में दे रखा है यहाँ पर n, ठीक है ना, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इज द सम जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी नंबर का मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव भी ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा k जो है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को। किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर्स को। तो होल नंबर्स क्या होते हैं तो पता ही है आपको सभी को, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर्स होते हैं। अब सीखते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आया कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। यस, तो भाई देखो, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई की पावर n जो लिखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका जनरल टर्म बनाऊं तो जनरल टर्म क्या होता है? अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालें तो जनरल टर्म हुआ दैट इज NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ऐसे होगा कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं NCR को खोल देता हूँ तो NCR कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। और ये यहाँ पर है x की पावर n माइनस r और y की पावर r, राइट। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ आपको इन दो टर्म से ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पर मैंने अल्फा 1, अल्फा 2 और नीचे अल्फा फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा है। तो यहाँ पर देखो, ये x की पावर क्या है? n माइनस n माइनस r है, और y की पावर क्या है? r है, ठीक है ना। तो वही n फैक्टोरियल के नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है n माइनस r फैक्टोरियल एंड देन r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x और y है उसकी जो पावर है वो n फैक्टोरियल के डिवाइड में लगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये भी देखो कि x की जो पावर है वो है n माइनस r और y की जो पावर है वो भी r है। अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा? n के इक्वल आएगा। तो टोटल सम किसके इक्वल आ रहा है? n के इक्वल आ रहा है। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया उसको। अब यहाँ पर मैंने समेशन नहीं लगाया, समेशन यहाँ पर लगा सकते हो, r की वैल्यू 0 से n तक ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे अपने पास, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर 3 टर्म्स का केस समझे, 3 टर्म से और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया आपने और इसकी पावर मैंने ले लिया n ले लो, ठीक है ना। जनरल केस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर जैसे मैंने वहां पर लिखा था, यहाँ पर n फैक्टोरियल, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई में क्या आने वाला है? अब देखो यहाँ पर x की पावर अल्फा ले लेता हूँ मैं, y की पावर बीटा ले लेता हूँ और z की पावर गामा ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पर x की पावर और y की पावर है और वो यहाँ पर n फैक्टोरियल के नीचे लिखा हुआ है, इसी टाइप से यहाँ पर मैं अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बोलो, ठीक है ना। तो और यहाँ पर मैं एक समेशन लगा सकता हूँ, ठीक है ना। समेशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो अल्फा बीटा गामा है वो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बट वो आपके पास कहां से कहां तक होने चाहिए? 0 से लेकर n तक, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा, टोटल सम n होना चाहिए। और अल्फा बीटा और गामा है वो बिलोंग करेंगे होल नंबर्स, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म को मैंने वहां पर जनरल केस में लिख दिया। तो ये आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ज्यादा टर्म्स नहीं ली मैंने, यहाँ पर 3 टर्म्स ही ली है, ठीक है ना। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। आई बात समझ? तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन खोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेंडमली कुछ भी आ सकता है। रैंडमली कुछ भी का मतलब कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं वो यहाँ पर देख लो। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट लेता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने यहाँ पर पावर ले लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी पावर मैं सपोज करो 4 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आएगा, नीचे आ जाएगा कितना, जैसे मैंने यहाँ पर x की पावर अल्फा लिया, y की पावर बीटा लिया और z की पावर गामा लिया। तो यहाँ पर तो मैं अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है कि भाई सम कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, वो 4 होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की ऐसी क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जिसमें सम 4 आए, ठीक है ना।
और ये भी पता है कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो मैं केवल और केवल होल नंबर्स ले सकता हूँ, होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4 तक जा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, कितना। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे को समेशन लगाना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो वो पॉसिबिलिटीज जो हम यहाँ पर लेके चलेंगे वो यहाँ पर समेशन में ओपन करने के बाद लिख देंगे। दैट इज जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 ले लूं, बीटा की वैल्यू 0 ले लूं सपोज, और गामा की वैल्यू 4 ले लूं, तो भी तो अपने पास एक केस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रैंडमली केस हमें बना के चले। अगर मान लो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 ले ली, बीटा की वैल्यू 1 ले ली, और गामा की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि सम मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, टोटल सम 4 चाहिए। तो ऐसे हम बहुत सारे वैल्यूज, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उनको, पहला केस ये हो गया, इसमें भी अपने पास बहुत सारे केस बन सकते हैं। मतलब एक ये है, ये हो सकता है ना कि 4 अल्फा की पावर हो जाए और बीटा की पावर 0 और गामा की पावर 0, तो भी वो एक केस, डिफरेंट केस बन गया इससे अलग, राइट। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 4 0 ऐसा भी लिख सकता हूँ 0 4 0। ऑब्वियसली बात है, 3 केस बनने वाले हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे 3 केस बनेंगे, तो उन तीनों केसेस को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। तो समेशन का मतलब होता है कि हर एक टर्म को लिखने के बाद प्लस का साइन, फिर दूसरे टर्म को लिखने के बाद प्लस का साइन, इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो वापस से अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने उसी पेज पर। ओके, तो यहाँ पर भाई हमने क्या लिखा था, दैट इज x1 x2 x3 अप टू x की पावर k, सॉरी x k की पावर n। तो दैट इज जनरल फॉर्म हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r1 अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, अप टू अल्फा k फैक्टोरियल। So alpha 1, alpha 2, alpha 3 is the powers of x1, x2, x3 and xk. And alpha 1, alpha 2 belong करना चाहिए, ये alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, इनका सभी का सम कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। और यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा के जो है वो बिलोंग करना चाहिए होल नंबर्स को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बोलता है भाई कोफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो टर्म्स तो पूछेगा नहीं कि भाई मुझे 7 टर्म निकालो या 8 टर्म निकालो, क्योंकि टर्म्स तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर निकालना, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर रैंडमली अगर 3 टर्म्स दे रखे हैं तो वहां पर कौन सा केस लें, कौन से केस में 7 टर्म कौन सी हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है ना। कौन सा केस आ सकता है कि भाई अल्फा की वैल्यू वहां पर 0 रख दो, बीटा की वैल्यू 0 रख दो, और गामा की वैल्यू 4 रख दो, क्या पता वो 7 में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टर्म्स तो वो पूछेगा नहीं। हाँ ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। चलो वो पहले अभी इसके बारे में सीख लेते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो, जैसे कि कोफिशिएंट के बारे में अभी हमने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा था कि भाई x1 प्लस x2 प्लस एंड सो xk की होल पावर n है। तो इसमें हमने लिखा समेशन ऑफ, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन xk की पावर अल्फा k। देन यहाँ पर आ जाएगा अपने पास अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अल्फा k फैक्टोरियल। अब इसमें हमें पूछा कि भाई यहाँ पर कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। कोफिशिएंट इसमें जैसे x1 x2 x3 दे रखा है, तो किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए कोफिशिएंट बोलते हैं कि भाई अगर मुझे x1 की पावर 2 है, x3 x2 की पावर 4 है और x3 की पावर 7 है, अगर मान लो सपोज 3 टर्म्स दे रखी है, तो उसका मुझे कोफिशिएंट निकालना। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को, ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है अपने को, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसका, इस वाले टर्म का कोफिशिएंट। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पर निकालना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस पे एग्जांपल लेके देखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने ये ले लिया ए,
हाँ भाई, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज जिसे मैंने यहाँ पर ले लिया a प्लस बी प्लस सी की पावर मैंने यहाँ पर 10 ले लिया। तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3, इसका कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। तो हम तो इसी तरीके से लिखने वाले हैं जो ये केस पढ़ा हमने, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से और मुझे ये पता है कि यहाँ पर a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3, इसका सम कितना होना चाहिए, इसका जो सम है दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 3, वो कितना है, दैट इज 10। तो ये हम आइडिया पहले से ही लगा देंगे कि इसका कोफिशिएंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 प्लस 3 प्लस 3 10 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पावर मुझे 10 दे रखी है, तो इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। तो कोफिशिएंट जो हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, दिस इज द कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट किसका आ गया, इस वाले पार्ट का आ गया। क्योंकि अगर मैं इसका जनरल केस लिखने वाला हूँ, जनरल केस क्या होगा, अगर जनरल केस लिखेंगे तो भाई यहाँ पर जनरल केस क्या हो जाएगा, दैट इज समेशन ऑफ 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एंड होल डिवाइडेड। यहाँ पर क्या आने वाला है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3, तो ये टर्म तो आने वाली है ना इस एक्सपेंशन में, कोई ना कोई टर्म तो ऐसी आएगी जिसमें हमारे पास a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3 बनेगी, ठीक है ना। तो वो कोई ना कोई टर्म तो आने वाली है। तो यहाँ पर 433 जो है दैट इज यहाँ पर लिख 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये समेशन आप हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो उस केस में ये जो टर्म आई है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस टर्म का कोफिशिएंट आ गया, a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग एक और चीज सीखते हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट का सम कैसे निकालते हैं, ये देखो अगर मुझसे ये बोला जाए कि भाई इसमें जितने भी कोफिशिएंट होंगे, जितने भी कोफिशिएंट होंगे उनका सम निकाल, ठीक है ना। तो उसका सम निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, जिससे मुझे यहाँ पर बोला हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 10, ठीक है ना। तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना, तो सम ऑफ कोफिशिएंट तो बहुत ही सिंपल है, कोई अलग से मेथड नहीं लगाना। यहाँ पर क्या करो भाई, जो a b c है ये क्या है, एज ए वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है ना। और कोफिशिएंट का मतलब obvious सी बात है कि जो भी हम यहाँ पर समेशन खोलने वाले हैं इसका, ये 10 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पर अपने पास अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल ले लो, जिसमें यहाँ पर a की पावर अल्फा है, b की पावर बीटा है और c की पावर गामा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा है रैंडमली चेंज होते रहेंगे, 0 1 9 ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम तो इन सभी कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं ना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म्स होंगी ये वाली टर्म्स कब रिमूव होंगी, बाकी सब कोफिशिएंट बच जाएगा वहां पर। तो ये टर्म्स कब रिमूव होंगी, जब मैं यहाँ पर a b और c की वैल्यू 1 कर दूं। तो जब भी आपको कोफिशिएंट पूछे तो जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, केवल इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, 1 लिख दो। तो अगर मैं यहाँ पर सभी जगह 1 1 कर देता हूँ, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी अपने पास, दैट इज 10। तो ये 3 की पावर 10, ये 3 की पावर 10 जो होगा वो इस एक्सपेंशन का, जितने भी हमारे पास एक्सपेंशन बनेंगे वो कोफिशिएंट जो आएंगे उनका सम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझसे यहाँ पर ये बोले कि भाई 1 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब की पावर 100 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ले लो। तो इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट, ये सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि क्या होगा यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर x की जगह 1 रख दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा इस तरीके से खोलने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो सब टर्म्स क्या आने वाली है, x की टर्म्स आने वाली है,
तो क्यों ना मैं यहीं पर ही x को रिमूव कर दूं, ठीक है ना। और उन समय x को रिमूव करने के लिए आपको x को 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 + 2 - 1, 1 की पावर 3 दैट इज 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, दैट इज 2 की पावर 100। तो ये आपके पास सम होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर सम फाइंड आउट कर सकते हैं कोफिशिएंट्स का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कोफिशिएंट का सम फाइंड आउट करने के लिए आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर बोल दिया जाए कि भाई x + y + z की पावर 50 है, तो यहाँ पर फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पर मैं x, y और z, x, y, z की जगह सभी जगह 1 पुट करता हूँ। तो 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 50, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा कोफिशिएंट्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट, number of terms. Yes, that is again important points. How to find number of terms. अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसके लिए हमें यहाँ पर बैक साइड में जाना पड़ेगा। जैसे ये एक्सपेंशन है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें हमने ये समेशन खोल दिया। अब ये पॉसिबिलिटीज की हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बनेंगी, कितनी बनेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग ऑलरेडी इस फॉर्मूले को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीख चुके हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है फाइंड द नंबर ऑफ कोफिशिएंट, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के। अब ये n k - 1 c k - 1, यहाँ पर n क्या है, k क्या है, और c इज द कॉम्बिनेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने वहां पर लिखा था कि x1 + x2 + x3 एंड प्लस सो ऑन प्लस xk, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, k है, और इसकी पावर n है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने समेशन लगाया था यहाँ पर, और ये यहाँ पर लगाया था n फैक्टोरियल, दैट इज x1 फैक्ट, सॉरी दिस इज, वन सेकेंड, या हाँ, तो भाई यहाँ पर क्या था x1 की पावर α1, x2 की पावर α2 एंड सो ऑन xk की पावर αk। तो दैट मीन्स यहाँ पर α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन αk फैक्टोरियल, ये हमारे पास जनरल। अब ये समेशन है, समेशन का मतलब कि जितनी टर्म्स बनेंगी, ठीक है ना, उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है, ठीक है ना। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स कितनी बनेगी वो देखना है। तो देखो भाई ये जो n है, ये वाला n, दिस इज n, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पर n है, और k मतलब ये वाली टर्म्स, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, k हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये कितनी टर्म्स है अपने पास, k है, और पावर कितनी दे रखी है, n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, दैट इज n + k - 1 c k - 1। ओके, बाइनोमियल थ्योरम में भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे जब हमारे पास दो टर्म्स दे रखे होते थे। तो जैसे कि सपोज करो हमें पता है यहाँ पर वही कि अगर मुझे x + y की पावर n दे रखी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स आती है n + 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ इस केस में, तो देखो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करता हूँ, तो अब यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और n तो हमारे पास n ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर n + k कितना, 2 - 1 c, 2 - 1 कर देंगे, तो n + 1 c1, तो n + 1 c1 कितना हो जाता है, n + 1 हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, सेम आ गया, ठीक है ना, n + 1। एक तो ये तरीका है। अब भाई यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाया, इसको इसको जरा समझो, यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसमें मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा फोकस करूंगा यहाँ पर, इस वाले पार्ट, ठीक है ना। तो ये हम आगे सीखते हैं, इस वाले पार्ट को समझते हैं जरा कैसे आया, कैसे आता है, ठीक है ना। यस।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2, x3 की पावर अल्फा 3 एंड सो ऑन, x k की पावर अल्फा k। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा k, ये कितना होना चाहिए, सम इसका n के इक्वल होना चाहिए। अब इस पॉइंट से ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ये वाला जो केस है हमारे पास। ठीक है, तो भाई देखो हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि जैसे कि अगर मान लो x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है ना, और ये 10 के इक्वल है, तो मतलब ये कह सकते हो कि 10 एप्पल्स है मेरे पास, सपोज 10 एप्पल्स हैं, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो किसी भी ग्रुप को कितने भी एप्पल्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन 10 सम आना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि भाई जो हमारे पास ये ग्रुप है, क्या उसमें मैं किसी को एक भी एप्पल ना दूं तो चलेगा क्या, किसी को एक भी एप्पल ना दूं तो चलेगा क्या, यस पॉसिबल है इसमें। ठीक है ना। तो आइडेंटिकल वाला कैसे, हम ये मान लेते हैं कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उनको हमें 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते थे क्या, दैट इज 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है ना। और इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाता था वहां पर ये होता था एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है ना। तो ये वाला हम यूज करते थे। ठीक है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी यही वाला केस बनने वाला है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर x1 की पावर अल्फा 1 था, x2 की पावर अल्फा 2 था, x3 की पावर अल्फा 3 एंड सो, इनका जो सम होना है वो कितना आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी ग्रुप, सपोज करो k ग्रुप बन रहा है, कोई भी ग्रुप में हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या पुट कर सकते हैं, 0। तो यहाँ पर पॉसिबल है ना भाई, मान लो इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, लेकिन टोटल सम कितना होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। तो सिमिलर फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज n प्लस k माइनस 1 सी k माइनस 1, सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के बारे में भी आपको अच्छे से पता लग गया। नाउ आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n प्लस k माइनस 1 सी k माइनस 1, इस तरीके से कैलकुलेट करने वाला, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1982 में कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट, दिस इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल 1 प्लस x माइनस 3x स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर 2163। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई अगर मुझे नंबर सम पूछा जाए, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली बात है मल्टीनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो बनेगा ही ना, आगे जाके जब अपन खोलेंगे इसको ओपन करेंगे तो पॉलिनोमियल ही बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की पावर 2163 दे रखा है। तो जो भी मैं यहाँ पर एक्सपेंशन खोलूंगा, ठीक है ना, उसमें x की टर्म्स तो आएंगे। अब भाई देखो हमें सिर्फ कोफिशिएंट का सम पूछा है, तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे, कोफिशिएंट का मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स, न्यूमेरिकल लाने के लिए हमें x को रिमूव करना पड़ेगा, और x को रिमूव करने के लिए हम ओपन करने से पहले वो काम जब ओपन करेंगे उसके बाद कोफिशिएंट निकालेंगे उससे पहले ही कर देते हैं। भाई x की वैल्यू 1 पुट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ से सारे के सारे क्या बचेंगे, कोफिशिएंट बच जाएंगे और उसका सम। अब जब ये इक्वल है तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 2163 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 माइनस 3 आ जाएगा, दैट इज माइनस 1 की पावर 2163, कितना आ जाएगा 2163। अब देखो पावर माइनस 1 की क्या है, ऑड नंबर, एक ऐसा नंबर है ऑड नंबर है, तो अगर नेगेटिव माइनस 1 की पावर ऑड होता है तो ऑब्वियसली बात है वो कितना आता है, माइनस 1 ही आता है। ठीक है ना। तो माइनस 1 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। तो 4 नंबर आपके पक्के। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड है। ठीक है ना। ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन of this
when x is not equal to 0 is 28, then the sum of the coefficients of all terms in the expansion. ओके तो इसमें मुझे भाई नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, ठीक है ना, n नहीं दे रखा, आपको n नहीं दिखाई दे रहा ना, तो n नहीं दे रखा, तो n पहले निकालेंगे यहाँ से, और फिर वहां पर क्या करा है, सम, यानी कि दोनों चीजें एक साथ पूछ ली उसने, तो नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया और हमें कोफिशिएंट भी पूछा है, सम, ठीक है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट उसका निकालना, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालें। तो अब यहाँ पर क्या करना है भाई, जैसे मुझे 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n दे रखा है, और इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 28 दे रखी है, तो पहले मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है बाइनोमियल कॉन्सेप्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो हमने फॉर्मूला लगाया था n माइनस n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, वो आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n प्लस 2 c2 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 28 के इक्वल होगा, दिस इज 28। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये हो जाएगा भाई आपके पास n प्लस 2 और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 28, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 और ये हो जाएगा 54, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 इक्वल 56 होगा, सॉरी दिस इज 56, 28 इंटू 2 दैट इज 56। अब इसमें यहाँ पर ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पर 2n और 1n दैट इज 3n आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2 इक्वल टू 56, देन n स्क्वायर प्लस 3n, इसको इधर लेके आ जाओ तो 54 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि किस तरीके से बन सकता है फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, और फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पर 9 इंटू 6, हाँ तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n एंड माइनस 6n माइनस 54 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n कॉमन लो तो n प्लस 9, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लो तो n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो फैक्टर आ गया आपके पास n माइनस 6 और n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई एक 6 और एक माइनस 9, तो माइनस 9 क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि n हमें पता है ना कहाँ पर होना चाहिए, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, ये होना चाहिए, ठीक है, n किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो अपन 6 लेंगे, ठीक है ना, माइनस 9 को रिजेक्ट कर देंगे, तो अब हमारे पास n आ गया, तो n आने के बाद भाई यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर पूछा है फिर सम, तो सम के लिए दैट इज, सम के लिए क्या करूं, अब यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस प्लस 4 अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर की पावर 6, तो अब यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे सम निकालने के लिए, तो यहाँ पर सम क्या आ जाएगा, दैट इज सम, सम आ जाएगा x की जगह 1 पुट कर दो, 1 माइनस 2 प्लस 4, तो 1 माइनस 2 प्लस 4 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 6, तो 1 माइनस 2 एंड प्लस 4 दैट इज 3 रेज टू द पावर 6, अब 3 रेज टू द पावर 6 अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 रेज पावर 3 और 3 पावर 3 ऐसा कर लेते हैं, 27 इंटू 27 कर लेते हैं, और यहाँ से देखा जाए तो एक ही आंसर आने वाला है 27 इंटू 27 हमारे पास डी 2729, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस पूछ लिए, एक तो कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से दे रखा है, n की वैल्यू निकालो, और दूसरा हमें सम फाइंड आउट करना, सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, तो सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली बात है जितने भी वेरिएबल्स आपको दे रखे होते हैं वहां पर आपको 1 पुट कर देना है, ठीक है ना, ओके डन, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, number of terms in the expansion of, that is again interesting question, okay,
ये देखो भाई जरा ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंस, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है ना। यस, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ये है एक्स की पावर 3 प्लस 1 और प्लस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय नीचे एक्स की पावर 3 दे रखा है, और ये यहाँ पर समेशन एन दे रखा है, ठीक है ना, वेयर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो एक तो ये देखो कि यहाँ पर समेशन एन दे रखा है, ठीक है ना, और दूसरा डिवाइड में भी है और ऊपर भी टर्म्स दे रखे हैं। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करो तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 6 यानी कि एक्स की पावर 3 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। ये समेशन है, ठीक है ना। अच्छा, समेशन एन कैसी वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना। समेशन एन एक नंबर होगा, तो समेशन एन को हम बाद में देखेंगे, तो इसको अपन लेट कर लेते हैं। समेशन एन को हम मान लेते हैं यहाँ पर कुछ लैम्डा, ऐसा कुछ टर्म मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स का, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स का इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर 3, 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की पावर लैम्डा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, जब भी आपके पास ऐसी कुछ टर्म्स आती है ना, उससे थोड़ा सा सावधान रहना है। सावधान क्यों रहना है कि जब मैं इस एक्सपेंशन को खोलूंगा, तो जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं अगर इस वाली टर्म को खोलता हूँ, मान लो a प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2 ले लीजिए, तो ये क्या आएगा, a प्लस 1 अपॉन ए एंड प्लस 2। अब देखो ये जो 2 है और एक कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर है, तो ये जो कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू है वो तो आपस में ऐड हो जाएंगी ना, वो काउंटिंग नहीं होगी टर्म्स के अंदर। कि अगर मान लो एक टर्म ये है, सपोज करो भाई ये 2 प्लस 3 एंड प्लस एक्स ऐसा दे रखा है और पावर में 10 दे रखा है, तो आप ये ऐसा लिख सकते हो ना, 5 प्लस एक्स की पावर 10। भाई अब यहाँ पर दो टर्म होगी, क्योंकि आप यहाँ पर तीन टर्म मान के चल रहे हो ना इसको, तो 2 प्लस 3 तो 5 हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट को तो मैं आपस में ऐड कर सकता हूँ इसी टाइप से, ठीक है ना। अगर मैं x इंटू 1/x करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो भी ये कांस्टेंट आ रहा है। आ रही बात समझ। तो एक चीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, तो इसको इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे। यस, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको a मान लेता हूँ और इसको एक टर्म मान लेता हूँ। इस वाले पोर्शन को एक अलग टर्म मान लेता हूँ, वन को अलग, ठीक है ना। तो जब मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा, तो अभी सभी को पता है कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n अगर दे रखा है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कितना, दिस इज एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल। ये सभी को पता है यहाँ पर। इस तरीके से अपन खोल करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कैसे करेंगे, पहला टर्म 1 आएगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पर प्लस इंटू में लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। अगेन लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 है, राइट, हाँ। तो अब यहाँ पर दोनों टर्म्स आ जाएंगी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 2, और नीचे अपने पास 2 फैक्टोरियल, वो तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। चलो एक और टर्म लेता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 3, नीचे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, एन प्लस 1, और ये कहाँ तक चलेगा, लैम्डा तक चलेगा, ठीक है ना। ये 1 तो है ही। अब देखो ये वाली टर्म्स कितनी होने वाली है, ये वाली टर्म्स की बात करें, इसके बारे में अपन थोड़ा सोचेंगे कहाँ तक हो सकती है, ठीक है ना। हालांकि मैं इसको लैम्डा C1 लैम्डा C2 लैम्डा C3 ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये 1 प्लस, अगर मैं इस एक्सपेंशन को खोलता हूँ तो अब इसमें कितनी टर्म्स बनने वाली है,
अब आप ये वाला सोचोगे कि भाई मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि सर आपने अभी बताया था कि n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला सीधा क्यों नहीं लगा देते? भाई इसमें लगा तो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स क्या हो जाती हैं, सेम हो जाएंगी। उन सेम टर्म्स को मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट नहीं आएंगी। डिस्टिंक्ट टर्म का मतलब, जब सारी टर्म्स, कुछ ऐसा ध्यान रखना है कि जब हमारे पास ये जो टर्म्स हैं, अगर सारी डिस्टिंक्ट टर्म आ जाए आए, जिससे कुछ आइडिया लगे कि भाई ये सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट आने वाली हैं, तो ही मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। अदरवाइज मुझे लगेगा कि भाई डिस्टिंक्ट टर्म्स नहीं आएंगे, कुछ सिमिलर टर्म्स आएंगे, और खासकर ऐसे क्वेश्चंस में कुछ सिमिलर टर्म्स आती हैं हमारे पास, वो आपको अभी आइडिया लग जाएगा कैसे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले टर्म को खोलता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 6, 1/x की पावर 6 एंड प्लस 2 आएगा। क्यों भाई, इससे तो यही आने वाला है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट से। ओके, और इस वाले पॉइंट से क्या आने वाला है, अगर मैं यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला बोलता हूँ, तो x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 एंड प्लस 3 इंटू ए बी, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये x की पावर 3 और प्लस 1/x की पावर 3। अब इसको ध्यान से समझिए, यहां से जो ये 2 है कांस्टेंट, ये 2 इस कांस्टेंट में आके ऐड हो जाएगा। बोलो है, ठीक है ना, ये वाला जो 2 है वो इस कांस्टेंट में आके ऐड हो जाएगा। ओके, और इसका मतलब है कि यहाँ से जो डिफरेंट टर्म आने वाली है वो डिफरेंट टर्म आएंगे 2। यहाँ से ये 2 तो है, दो डिफरेंट टर्म है, यहाँ से दो डिफरेंट टर्म आएंगी 2। अब इसमें भी देखो, यहाँ से भी अपने पास दो डिफरेंट टर्म आएंगी। कैसे आएंगी, x की पावर 9 और x 1/x की पावर 9, क्योंकि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म कहाँ पर ऐड हो जाएंगी जाके, ये वाली टर्म हो जाएगी यहाँ पर ऐड, क्योंकि ये भी x की पावर 3 है और ये 1/x की पावर 3, पावर तो है नहीं कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई भी एक्सपेंशन होता है उसको सॉल्व करने के बाद ही तो काउंटिंग करेंगे। अभी जो जस्ट मैंने एग्जांपल बताया था उसमें कि भाई 2 प्लस 3 प्लस x है, तो 2 प्लस 3 को तो अपन 5 लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 4 टर्म काउंट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं 2 टर्म्स काउंट करूंगा, दैट इज x की पावर 3 और 1 x की पावर 3 और प्लस 1 बाई जो x की पावर 3 है वो इसमें टर्म्स में ऐड हो जाएंगी, इसमें और इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से भी मेरे पास कितनी टर्म आने वाली है, दैट इज यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। ऐसे ही आगे जो टर्म्स आएंगी ना वो भी दो दो टर्म्स करके हैं। कितनी आएंगी, दो दो टर्म्स डिफरेंट आएंगी। अब यहाँ पर इस चीज को समझो, दो दो डिफरेंट टर्म्स आने वाली है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हर एक केस में क्या आने वाली है, दो दो टर्म्स आने वाली है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, अब ये पहली टर्म तो कांस्टेंट आएगी, तो मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ, टर्म्स की काउंटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो, इसके बाद ये वाला जो टर्म आएगा, ये दो टर्म है, ठीक है ना, ये डिफरेंट टर्म है, तो क्यूब में x की पावर 3 और 1/x की पावर 3। फिर आगे इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में यहाँ से भी दो डिफरेंट टर्म आ रही है, x की पावर 6 और 1/x की पावर 6, क्योंकि 2 जो है 2 तो कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से भी दो टर्म आएंगे। अच्छा, इसके बाद देखो, ये वाला जो केस है, यहाँ से भी अपने पास दो डिफरेंट टर्म आ रही है, तो ये भी दो डिफरेंट टर्म आए। तो ऐसे ही चलते चलते हमारे पास क्या आ जाएंगी, अप टू लेमडा तक, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, अप टू लेमडा तक हमारे पास डिफरेंट टर्म आएंगे। ओके, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं अप टू लेमडा। अब इसमें लेमडा क्यों लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर, ठीक है ना, लेमडा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप इसको ना लेमडा C1, यहाँ पर इसको लेमडा C2, इसको यहाँ पर लेमडा C3 और अप टू यहाँ पर चलते चलते लेमडा C लेमडा लिख सकते थे। तो इससे दो टर्म इसके काउंटिंग में आ रहा है, यहाँ से ये दो टर्म इसके काउंटिंग में आ रहा है, यहाँ से दो टर्म इसके काउंटिंग में, मतलब दो दो टर्म्स आ रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये मैंने अप टू लेमडा लिखा है इसके लिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो अलग ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा भाई, अलग रहेगा, ठीक है। तो अब इसको बस काउंट कर लो, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस अप टू लेमडा टाइम्स तक ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा। क्यों, अगर मैं दो को n टाइम्स ऐड करता हूँ तो 2n लिखते हैं, दो को अगर मैं 10 बार ऐड करूँ तो 2 10 इंटू 10 लिखूंगा,
तो 2 को लैम्डा टाइम्स ऐड करूंगा तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा किस टाइप का नंबर है, इस टाइप का नंबर है। तो अब यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू रख देता हूँ। तो 1 + 2 इंटू लैम्डा क्या है यहाँ पर, समेशन एन। भाई समेशन एन के बारे में दुनिया जानती है, समेशन एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, 1 + 2 एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस ये अंदर एन स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस एन, तो आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। देखो जरा ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, यस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना भी इतना आसान नहीं है कि भाई आपने सिर्फ एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, हाँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई उसमें डिफरेंट टर्म्स आ रही हो हमारे पास, ये देखना पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि x की पावर 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ऐसे क्वेश्चन। बाकी तो अलग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लो एक 1 दे दिया, यहाँ पर x दे दिया और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे दिया, तो इसमें तो सब डिफरेंट टर्म ही आने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई सिमिलर नहीं है जैसे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कुछ चेंज हो जाए। तो यहाँ पर तो सब डिस्टिंक्ट टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर पूछा है भाई द कोफिशिएंट ऑफ a raised power 10, b raised power 7 and c raised power 3 in this expansion। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया ही हुआ है, अभी जस्ट पहले किया था a + b + c वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर आपको a b c सिंगल टर्म सिंगल फॉर्म में नहीं दे रखा, ये वाला केस सिंगल फॉर्म में नहीं दे रखा, डबल डबल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जनरल केस बनाते हैं। यहाँ पर क्या है 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखो बीसी, बीसी की पावर में अल्फा लेट कर सकता हूँ, उसके बाद सी ए की पावर बीटा लेट कर सकता हूँ, एंड ए बी की पावर गामा लेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास जनरल टर्म बन गया, जनरल टर्म इसका, ठीक है ना। लेकिन मुझे किसका कोएफिशिएंट निकालना है, ये वाला कोएफिशिएंट। अब भाई यहाँ तो नहीं बन रहा ना, ए की पावर 10 नहीं बन सकता क्योंकि दो दो टर्म्स की पावर में, तो कोई नहीं, इसको ना सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे इसको सेपरेट करोगे तो बी की पावर अल्फा और सी की पावर अल्फा आएगा, यहाँ पर सी की पावर बीटा और ए की पावर बीटा आएगा, यहाँ पर ए की पावर गामा और बीटा बी की पावर गामा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखो, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। तो जैसे कि यहाँ पर ए है, ए की पावर बीटा और ए की पावर गामा है, तो ए की पावर बीटा प्लस गामा ले सकता हूँ। इसी टाइप से बी ले लो, बी की पावर इधर अल्फा है और बी की पावर गामा है, तो बी की जो पावर्स हैं बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसी टाइप से सी ले लो, तो सी के लिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मुझे किसका क्वेश्चन पूछा है, ए की पावर 10, बी की पावर 7 और सी की पावर, अच्छा इनको सबको ऐड करो, ठीक है ना। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई यार ये तो अपने पास यहाँ पर टोटल एन कितना 10 है, लेकिन ये तो 10 से ज्यादा जा रहा है। बट बेटा यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर बी सी सी ए और ए बी है, ठीक है ना। यहाँ पर बी सी है, सी ए है और ए बी है, और उसकी पावर 10 है, ठीक है ना। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि इसका ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कभी बोलने लग जाओगे सर ने तो बोला था कि भाई यहाँ पर ए की पावर, बी की पावर, सी की पावर का जो टोटल सम है वो एन के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ तो एन से ज्यादा जा रहा है। बट यहाँ पर भी देखो ना, सिंगल सिंगल टर्म नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बोलता कि भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो श्योर है कि इसका ऑप्शन नहीं आएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखना कि जब भी मेरे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर वो नॉट इक्वल टू एन आता है, उसका जो कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल देते हैं, तो उसका कोफिशिएंट हम जीरो लेके चलते हैं,
क्या लिखेंगे 0, ठीक है ना। तो बट यहाँ पर तो पॉसिबल है, चलो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर बीटा प्लस गामा, राइट, बीटा प्लस गामा कितना आने वाला भैया, बीटा प्लस गामा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओके ऑलराइट। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज एल, जो ए की पावर बीटा प्लस गामा, बी की पावर अल्फा प्लस गामा और सी की पावर अल्फा प्लस बीटा है, वो इसके पावर से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो ए की पावर इधर 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज बीटा प्लस गामा, इसको 10 रख देंगे। यहाँ पर बी की पावर अल्फा प्लस गामा है, तो इसको 7 रख देंगे। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, वो यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये 3 जो इक्वेशन आ रही है, और हमारे पास 3 ही वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 3, तो 3 ही वेरिएबल है, राइट। तो तीनों वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड लेते हैं, सेकंड और थर्ड, और दोनों को अगर मैं यहाँ पर इसको, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट सब्ट्रैक्ट करता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज फोर्थ, राइट, ओके, दिस इज फोर्थ। नाउ अब हम यहाँ पर किसी एक इक्वेशन है, सपोज करो ये हमारे पास बीटा प्लस गामा है, तो यहाँ से अगर मैं गामा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस बीटा, ठीक है ना। अब 4 प्लस बीटा, आपने सपोज करो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ले लिया, कितना 3, ये इक्वेशन ले ली यहाँ से, और ये जो गामा की वैल्यू है आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ से गामा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बीटा प्लस गामा आ जाएगा 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 10। तो दैट मीन्स कि ये आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू कितना 10। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 5, नो नो सॉरी सॉरी 1 सेकेंड, दिस इज, यहाँ पर 6 लेना, 4 उधर ले जाना ना, तो वहां पर अपन इस तरीके से करेंगे। हाँ भाई, तो दैट इज ये हो जाएगा 2 बीटा और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3। तो बीटा कितना आ गया 3 हो गया, ओके। अब बीटा अगर 3 हो जाता है, अल्फा कितना आ जाता है, यहाँ से 0 आ जाता है, अल्फा 0 आ गया, बीटा 3 आ गया। अगर बीटा की 3 यहाँ पर रखते हैं तो गामा कितना आ जाएगा, दैट इज 7। तो बीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी, सॉरी गामा की वैल्यू 7। तो अल्फा बीटा गामा क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा 0, 3 और 7 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो बीटा प्लस गामा को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, किसको, बीटा और गामा को ऐड कर देता हूँ, तो देखो 10 बनेगा, 10 बनेगा ना, ये 10 आ जाएगा। और इसी टाइप से यहाँ पर B7 है ना, अल्फा और गामा, तो अल्फा 0 है, गामा 7 है, तो ये 7 बन जाएगा इसका पावर, ठीक है ना। इसी टाइप से यहाँ पर सी की पावर अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा 0 है, बीटा 3 है, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल आ जाएगा, टोटल सम 3 के इक्वल आ जाएगा। तो दैट मीन्स यही पावर बन गया ना हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आने के बाद हमें क्या निकालना भाई, कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है, कोफिशिएंट। तो सिर्फ हमें कोफिशिएंट में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, केवल इतने वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करोगे, द कोफिशिएंट इज, कोफिशिएंट जो हो जाएगा दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा इज 0 फैक्टोरियल, बीटा इज 3 फैक्टोरियल और गामा इज 7 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 को 9 इंटू 8 लिख देते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8, क्योंकि 7 फैक्टोरियल आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो भाई यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 पे चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 4 के 12 इंटू 10, तो 120, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से कैलकुलेट करना है क्वेश्चन। नाउ आफ्टर दैट यस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 39, यहाँ पर एक्स की पावर 39 पूछा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर एंड सो, ठीक है ना। तो भाई इस क्वेश्चन में भी जो भी जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, जस्ट वही, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। कैसे डिफरेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स की पावर का कोफिशिएंट बनने वाला है, एबीसी तो नहीं है यहाँ पर, एक्स सिंगल टर्म ही आने वाला है। तो यहाँ पर अपन देखो, यहाँ पर तो ये जनरल केस लिख लेते हैं, तो 20 है, एन की वैल्यू 20 अपने पास, तो 20 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, दैट इज 20 फैक्टोरियल, ठीक है, दिस इज 20 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 फैक्टोरियल, और नीचे क्या क्या आने वाला है वो हम देखेंगे। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर्स लगा लेते हैं, तो ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, और ये एक टर्म होगी, तो ए बी सी मान के चल सकते हैं। तो जैसे हम ए की पावर अल्फा 1, बी की पावर अल्फा 2, सी की पावर अल्फा, ऐसे लिखते थे, बट यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 1 की पावर एक्स ले लेता हूँ, एक्स तो ऑलरेडी है, चलो उल्टा कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा। तो मैंने सपोज करो 1 की पावर अल्फा ले लिया, एक्स की पावर बीटा हो जाएगा, एंड देन 2x स्क्वायर, तो इसकी पावर गामा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आने वाला है अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, ये आने वाला है, ठीक है ना। तो इसका कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना, कोफिशिएंट। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दैट इज 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा भाई आपके पास अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 की पावर अल्फा, यानी कि अपन अल्फा की तो वैल्यू कुछ भी रख लो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ अच्छा इस 2 को भी सेपरेट कर लो, तो 2 की पावर गामा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा x की पावर 2 गामा और x की पावर बीटा, तो दैट इज, इसको लिख सकता हूँ बीटा प्लस 2 गामा, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे ये तो बात समझ आ गई है कि हमें ये कोफिशिएंट कितना रखना है, 39, क्या रखना, 39। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखना, पहली चीज कि जो अल्फा बीटा और गामा है वो आपका सम कितना होना चाहिए, 20 के इक्वल, और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो बीटा प्लस 2 गामा है, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स की जो पावर है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, दैट इज 39। इन दो चीजों के बेस पे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, इंटरेस्ट स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई जो भी हमारे पास पावर्स होती हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो 20 के इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो x की पावर बीटा प्लस 2 गामा है, दैट इज वो किसके इक्वल है, क्योंकि मुझे किसका ऑप्शन चाहिए, 39, तो मैं यहाँ पर 39 रखूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 39 किस किस केस में आता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, कि कौन कौन से यहाँ पर केस बन सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, दिस इज अल्फा बीटा और गामा, ये यहाँ पर तीन चीजें हम लेके चलने वाले हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर तीन चीजें हम लेके चलने वाले। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हम केस बना सकते हैं, इस सेकंड क्या क्या केस बना सकते हैं यहाँ पर, यस। यहाँ पर ये ले लो, दिस इज अल्फा बीटा और गामा, यस। इसका सम 20 से, तीनों का सम 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और बीटा प्लस 2 गामा का सम 39 होना चाहिए, ठीक है ना, ये कहानी है। तो क्या सोच सकते हैं, तो अगर देखो गामा की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ सपोज, तो ये तो एक इवन नंबर आने वाला है, ठीक है ना, ये हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। और अल्फा अल्फा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्फा अपन कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए सोचिए जरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, सपोज एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, अल्फा की वैल्यू 0 लेता हूँ सपोज, तो बीटा की वैल्यू अगर मैं 39 लूँ तो चलेगा, ठीक है ना।
तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर देखो, गामा की वैल्यू क्या है, हमने 0 ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू 39 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर 0 और 39, तो अल्फा क्या, तो यहाँ पर अगर मैं 39 लूंगा तो 20 से तो ऊपर चला जाएगा ना। तो क्या उसका सम 20 बन पाएगा, क्योंकि 20 से तो ज्यादा चला गया। हालांकि हालांकि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट इस केस के लिए फुलफिल हुई तो नहीं हो रही ना, इस केस के लिए भी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कोई सी कंडीशन हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखो, हम यहाँ पर इससे तो ये तो पता लग गया कि मैं बीटा की वैल्यू 20 से ज्यादा तो ले नहीं सकता, समझ रहे हो ना, क्योंकि बीटा की वैल्यू 20 से ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। चलो एक बार के लिए मैं यहाँ पर 0 भी पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ, 0। तो 20 अगर लेता हूँ, इसको 0 रख देता हूँ, तो ये 39 नहीं बन पाएगा। नहीं यही बात समझ, अगर मैं सपोज करो इसको एक समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, काफी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो कुछ भी चलेगा, सिर्फ बीटा और गामा में सपोज करना है। तो अगर गामा की वैल्यू 0, तो बीटा मुझे 39 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 39। तो अल्फा अपन 0 ले लें तो भी चल, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सम हो जाएगा वो ग्रेटर देन 20 हो जाएगा, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या कहो, और कौन सा केस ले सकते हैं यहाँ पर, मैचिंग मैचिंग करो। तो ये मुझे थोड़ा मैक्सिमम रखना पड़ेगा, इसको कम रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर गामा की वैल्यू सपोज 10 लेता हूँ, 10, तो ये 20 हो जाएगा। बीटा कितना ले सकते हैं अपन, बीटा भी 10 ले सकते हैं, ठीक है ना। बीटा अगर 10 लेंगे और ये 10 लेंगे तो 30 बन पाएगा। अगर मैं मान लो ये 10 लेता हूँ, बीटा भी 10 लेता हूँ, और फिर ये अपने पास कुछ भी हो, चलो 0 ले लें। अब ये सम तो 20 आ रहा है, बट ये 39 नहीं बन पा रहा, दिस इज नॉट इक्वल टू 39, तो ये 39 नहीं बन पा रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों केसेस हमें ऐसे लेने पड़ते हैं कि दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन फुलफिल हो, ठीक है ना। ये अपन को ऐसे ही केस बनाने पड़ेंगे, और कोई तरीका है भी नहीं है। तो और क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर मैं एक वैल्यू सोच सकता हूँ। अगर मैं y को सॉरी गामा को 18 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, गामा को 18 ले लेता हूँ, 18 इंटू 2 38 हो जाएगा। अगर देखें तो 38 प्लस 1, अगर मैं 38 प्लस 1 करता हूँ, ठीक है ना, नहीं नहीं 18 से तो 36 होगा ना, 36, 18 इंटू 2 36, 36 प्लस मुझे कितना करना पड़ेगा यहाँ पर, 39 लाने के लिए प्लस 3 करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ बेटा, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 20 चली जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और क्या सोच सकते हैं, ये भले ही आप 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो जस्ट ऐसे ही है कि अपन जो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा तो वो यहाँ पर कंप्लीट मतलब कमी उसकी पूरी कर लेंगे। और क्या सोच सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर गामा की वैल्यू 19 ले लेता हूँ, जरा ध्यान से समझना, 19, 19 दूनी 38 होते हैं, 38 में एक और ऐड कर दो तो 39 बन जाएगा। चलो यहाँ पर 39 बन, अब ये तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बोला था, तो 0 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 20 भी आ गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे, बीटा की वैल्यू 1, और ये 2 इंटू 19, 38, 38 प्लस 1 39, तो ये भी, तो यानी कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये वाला जो हमारे पास केस बना है, ये हमारे पास फुलफिल कर रहा है कंडीशन, और तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा माइंड लगाना है कि क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस बन सकते हैं जो कि इन दोनों क्वेश्चंस को फुलफिल करें, इन दोनों इक्वेशंस को फुलफिल करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अल्फा 0 लूंगा, बीटा 1 लूंगा और गामा 19 लूंगा, तब जाके ये मेरे पास x की पावर 19 मिलता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 39 कितना हो जाएगा भाई, दैट इज 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब अल्फा कितना लिया है 0, तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, बीटा कितना लिया है 1,
तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और गामा कितना लिया 19, तो 19 फैक्टोरियल हो जाएगा। आ रही बात समझ? ठीक है ना। और इनटू में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर गामा, दैट इज 19। डन। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ उसको। ये 1 ये तो 1 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ये 19 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा, 2 की पावर 19। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं इसमें कैलकुलेशन? भाई ये जो हमारे पास 20 है, दैट इज 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 19, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2 की पावर 21, 5 इंटू 2 की पावर 21, तो दैट इज सी ऑप्शन आपका मैच करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, बस इसमें प्रॉब्लम इस केस में आने वाली है यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। कोएफिशिएंट निकालना बहुत ही आसान, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हालांकि बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट टर्म हमें वहां पर कैसे निकालना है न्यूमेरिकली, बट यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है ऑफ ए मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। तो जो हमने यहाँ पर एक्सपेंशंस पढ़े हैं, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर एक्सपेंशंस पढ़े हैं, दैट इज स्टार्टिंग में, राइट, ये वाला। अब यहाँ पर समेशन जो लगाया है, अब समेशन में बहुत सारे एक्सपेंशंस आने वाले, बहुत सारी टर्म्स आने वाली है। उन टर्म्स में से मुझे वो टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ रहा है। टर्म्स की बात भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे भाई, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें सपोज करो जनरली क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था जनरल केस, उसी को लेके चलते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड प्लस सो ऑन xk, और इसकी पावर n इज, वो होता है आपके पास दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल की पावर k माइनस r इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर r। ये आपको एज इट इज इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ये कैसे आया, किस तरीके से आया, बट थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो Q है, K है और R है, ये कैसे आया, क्योंकि हमें यहाँ पर N तो मिल जाएगा और K भी मिल जाएगा, N और K तो दिखाई दे रहा है, बट Q और R नहीं दिखाई दे रहा। तो Q R क्या करना है, देखो भाई, यहाँ पर N को डिवाइड करना है इससे, K से, ये N पावर में है, और K यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। K क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं पावर। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके पास बचता है कुछ रिमाइंडर, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना। तो Q और R आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, Q और R आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में ये आप पुट कर देना, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगी फॉर दिस एक्सपेंशन। क्लियर है कहानी? तो सिंपल सी बात है, एन फैक्टोरियल हम ऊपर लिखते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है भाई। Q और R तो आपको समझ आएगा, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर। जब जब हम नंबर ऑफ टर्म्स से, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं, n को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो n को डिवाइड करेंगे k से, तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर बनेगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा q फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा q प्लस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है। देखो q फैक्टोरियल और q प्लस 1 फैक्टोरियल, ये तो समझ गए, q फैक्टोरियल और q प्लस 1 फैक्टोरियल दोनों एक साथ आएंगे, और q फैक्टोरियल की पावर जो होगी k माइनस 1 होगी, और q प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर होगी r।
k माइनस वन, कई बार बच्चे यहाँ पर n माइनस आर लिख देते हैं, गलती कर देते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। k माइनस आर आएगा, n माइनस आर नहीं आएगा, k माइनस आर आएगा, ठीक है ना, और इसकी पावर है r। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ गया इस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से इस पे, कि भाई ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक्सपेंशन क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस टी, और उसकी पावर दे रखी है 15। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, दैट इज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है। तो भाई यहाँ पर n तो कितना है, 15 है, और k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 हो जाएगी ना, 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो 4 पे 3 पे चला जाएगा 12, और यहाँ पर 3। तो Q आपके पास आ गया, R आपके पास हो गया, ये K हो गया, और ये आपके पास N है, बस काम बन गया। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो आ जाएगा अपने पास, दैट इज 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Q, Q मतलब 3 फैक्टोरियल की पावर K माइनस R। पीछे भी हमने यही पढ़ा, K माइनस R, राइट। तो K माइनस R, तो K की वैल्यू 4 है, माइनस R की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, R की वैल्यू कितनी है, 3। उसके बाद यहाँ पर 3 प्लस 1 फैक्टोरियल की होल पावर कितना, तो यहाँ पर देखो ना, Q प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर R, ठीक है ना, तो यहाँ पर R कितना है, दैट इज 3, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल ही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 प्लस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज 3। तो ये जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास फाइनल आंसर। थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो वो कर लेना, बाकी आंसर इसी फॉर्मेट में देगा, तो बेटर है, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने मल्टीनोमियल थ्योरम सीखा कि किस तरीके से हमारे पास टर्म्स होती हैं, किस तरीके से हम कोफिशिएंट निकालते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, दिस वन इज, यस, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 2016 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी 1982 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड है। तो आगे ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना जरूरी है, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली भी इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, हालांकि ये न्यूमेरिकल है, एक टर्म ही आ जाएगी यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वेरिएबल डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे वेरिएबल्स होनी चाहिए यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला केस तो ना ही लो तो बेटर ही रहेगा, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हटा दो उसको। तो भाई ये था आपका मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मुझसे जो भी यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैसेज करना तो जो भी कुछ ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, चलिए बाय बाय आज के लिए।